हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। और आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम पहली क्लास में कवर्ड कुछ टॉपिक्स को रिव्यू करते हैं ब्रीफली विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी। माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 29, 30, दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। दिस इज to provide them the right to establish and administer educational institutions of their choice. And along with this, there are few other articles like Article 350A to provide primary education in the mother tongue. Second, 350B to appoint a linguistic officer. He is appointed by the president, and he provides reports to the president for एनफोर्समेंट ऑफ सेफगार्ड्स मींट फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके साथ में माइनॉरिटीज से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या थी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसमें इंफॉर्मेशन जो ध्यान रखने वाली है, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर 1992 एक्ट इन 1993 एंड दिस एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर द यूएन कन्वेंशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में 7 मेंबर कमीशन है। ये 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स। एंड आउट ऑफ दिस 7 मेंबर्स, 5 मेंबर्स आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। व्हाट दे डू? फंक्शंस, they monitor the safeguards meant for the minorities, as well as they recommend to the president about the measures to be taken. With this, let us move to the next topic, FRP MSP. इसमें जो मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला था, FRP फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, दीज आर डिसाइडेड अंडर द शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966। ये किसके अंडर में पब्लिश किया गया है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो बेसिक डिफरेंस क्या था? FRP हैज ए स्टैट्यूटरी बैकिंग while MSP does not have a statutory backing. MSP is decided on the recommendation of CACP. CACP के बारे में हमने जाना था, ये 1965 में बनाया गया था। 1985 में इसका नाम बदल के CACP रख दिया गया था। इससे पहले इसको एग्रीकल्चरल प्राइसेस के नाम से जाना जाता था। ये रिकमेंड करता है किसी भी सीजन से पहले, राबी एंड खरीफ क्रॉप के सीजन से पहले, व्हाट शुड बी द MSP। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग बट जनरली गवर्नमेंट एक्सीड टू देम। ये हमारा मेन डिफरेंस था। इसके अलावा एक और बेसिक पॉइंट था FRP में जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं, दैट आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, while MSP आर डिसाइडेड बाय द सप्लाई एंड द डिमांड प्राइमरीली। उसके बाद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विद द ADB से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966, हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। इसके अलावा इसमें एक इंफॉर्मेशन आती है कि नॉट ओनली द एशियन कंट्रीज बट सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो इट्स पार्टीज। इसके टोटल मेंबर 68 हैं। 68 में से 49 फ्रॉम द एशिया एंड द पैसिफिक एंड रेस्ट आर डेवलप्ड कंट्रीज। 49 जो ये कंट्रीज हैं, दे आर अर्लियर मेंबर्स ऑफ द UN एस्केप मीन्स UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर द एशिया पैसिफिक। उसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US, चाइना एंड कनाडा आर आल्सो इट्स पार्टीज। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली है कि बिगेस्ट शेयर होल्डर्स इसके कौन से हैं? जापान, US होल्डिंग 15.6% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। इसके बाद बारी आती है चाइना की 6.4%, देन इंडिया 6.3%, देन ऑस्ट्रेलिया विद द 5.6 और 8%। ये बिगेस्ट 5 शेयर होल्डर्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये प्योरली फैक्चुअल टॉपिक था, जिसके रिगार्ड में हमने बताया था कि
ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के क्या नाम है और किस एरिया में वो पाए जाते हैं, एक मैप फॉर्म में, वो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। इसमें सुरंगम वाली एक स्पेशल चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। सुरंगम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हिली एरिया में लेटरली हिल्स को कट करके एक टनल बनाई जाती है। इस टनल के थ्रू यहाँ की जो वाटर टेबल ऊपर होती है, इस वाटर टेबल से वाटर सीप करके यहाँ टैंक में इकट्ठा होता है, जिसको फार्मलैंड पे हम यूज करते हैं। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो याद रखने वाली है, वो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस वाली बात थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, they are used only for the payment. They don't accept fixed deposit and recurrent deposit. Because they don't accept fixed deposit, recurrent deposit, they don't provide loan. Because they don't provide loan, they cannot issue credit card. क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनको ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम 2 लाख तक का कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का किसी भी बेनिफिशियरी का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक मिनी रूप है जो हमारे नॉर्मल शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि आपकी सारी फैसिलिटी जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आपको मिलती है, आपकी एफडी भी करा सकते हो, आरडी भी करा सकते हो, करंट सेविंग्स अकाउंट, उसके साथ में क्रेडिट भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सो क्रेडिट कार्ड कैन आल्सो बी इश्यूड एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यहाँ पे भी पॉसिबल है, डेबिट एंड नेट बैंकिंग आल्सो पॉसिबल हेयर, बट क्रेडिट इज नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज दे कैन नॉट प्रोवाइड लोन। हेयर क्रेडिट इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज दे कैन प्रोवाइड लोन। इसके साथ साथ इसको आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, एसएलआर, सीआरआर, इन सब चीज़ों को। इसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अपनी 75% जो लोन है प्रायोरिटी सेक्टर को देगा। ये कोई भी लोन का साइज इंडिविजुअल को 10% ऑफ इट्स नेट एसेट एंड 15% इन द केस ऑफ टू ग्रुप लेंडिंग, इससे ज़्यादा कोई भी लोन नहीं दे सकता है। 25% इसकी बैंक ब्रांचेज रूरल एरिया, अनबैंक्ड एरिया में होंगी, सेम पेमेंट बैंक में होंगी। इसी के साथ हम आज के टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक द ग्रीन वोयाज प्रोजेक्ट, सेकंड टॉपिक वुड बी कृषि उड़ान। उड़ान जैसे कि एक पहले स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक। कृषि उड़ान, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सप्लाई करने पे फोकस किया गया है। सुविया डेजर्टी, ये एक स्पीसीज है डायनासोर की। इसके साथ बायो रेमिडिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद संपन्न, ये एक पेंशन से रिलेटेड पोर्टल है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। वीवर बर्ड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी अभी न्यूज में था। युक्तिधरा पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेके आई है टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द एरिया ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। एंड द लास्ट वुड बी मिहिर शाह कमेटी। ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम कुछ एक क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे। ब्रीफली हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे जो हमें पता होना चाहिए ये सारा टॉपिक कवर करने के बाद। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द ग्रीन वोयाज प्रोजेक्ट दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड और लॉन्च्ड इन 2050। इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है, ये हम देखेंगे किसका इनिशिएटिव है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कुड बी ऑन द कृषि उड़ान। इन दिस इट इज रिलेटेड फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ई कुशल, ये क्या है ये भी हमें पता चलेगा लेक्चर पूरा होने के बाद। इसके बाद सुविया डेजर्टी, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया है, लेकिन हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। और ये जैसे बताया अभी डायनासोर की एक स्पीसीज है। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन से रिलेटेड हमें ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या यूज में आता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट XC2
बायो रेमिडिएशन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं और इन सीटू कौन सी है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके बाद संपन्न, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी वीवर बर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज दिस हैज रिसीव्ड अपडेट फ्रॉम द IUCN, its category is changed from the earlier category. We will study what is the current category for this bird and where it is found. इसके बाद हम इस पोर्टल के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्टडी के बाद हमें पता चलेगा कि ये पोर्टल किस किस यूज में आता है और किसने इसको डिजाइन किया गया है, कौन कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, और क्या ये रूरल डेवलपमेंट में बाकी स्कीम्स में काम भी आता है या नहीं आता। इसके बाद लास्ट में मिहिर शाह कमेटी, ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। दिस इज ए कमेटी टू ड्राफ्ट ए न्यू वाटर पॉलिसी, दिस इज ओनली ए फैक्ट वन मस्ट नो अबाउट while preparing for the 2022. So let us start from first topic, the Green Voyage Project 2050. इससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट है ये प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है जो कि 2050 तक इम्प्लीमेंट करके इसको पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। नॉर्वे प्लस IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करने वाले हैं, ये शिपिंग सेक्टर में इनकी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्ट्रेटजी है उसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी को शिपिंग सेक्टर में डेवलपिंग कंट्रीज, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ शेयर करने वाले हैं शिपिंग सेक्टर में। उस स्ट्रेटजी को शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा, जो ये 3 कैटेगरी ऑफ कंट्रीज हैं ये अपने जो क्लाइमेट चेंज टारगेट है उनको अचीव करने में उनको हेल्प मिलेगी, उनकी शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट बनेगी। सो सम स्पेसिफिक पॉइंट्स रिलेटेड विद द स्कीम, इट विल प्रोवाइड ग्लोबल टूल्स टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटजी विच इज फ्रेम्ड बाय द IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी इन सब कंट्रीज में, 3 कैटेगरी जो कंट्रीज हैं, उसके बाद उनकी पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान को डिसाइड करने में उनकी मदद करने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट के अंडर में। इसके बाद उनको टेक्नोलॉजी भी देंगे, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी रहेगा, इनोवेशन एंड पायलट डिमोन्स्ट्रेशंस, उन टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलपमेंट, ये कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। ये डायग्राम हमारा मेंस में भी यूज में आ सकता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस पे कोई क्वेश्चन आता है या फिर पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मेंस में इस डायग्राम को हम बना सकते हैं। These are some specific points we already discussed. Norway and the IMO launched in 2019 towards a lower carbon future. In which sector? For developing countries, SIDS and LDCs. In the shipping sector. In the shipping through supporting the initial IMO GHG strategy. And the next topic is कृषि उड़ान। उड़ान ये हमारी स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। इस स्कीम का पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक, देश का आम नागरिक। अब यहाँ पे आम नागरिक की जगह कृषि प्रोड्यूस को ट्रांसफर करना है। सो दिस इज ए स्कीम टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट। किस एरिया में ये इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, बेसिक फोकस इसमें रहने वाला है आपका ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज इंक्लूडिंग असम, ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी। इस इम्प्लीमेंट करने के पीछे रीजन क्या है कि जो पेरिसेबल कमोडिटीज हैं, वैसे ये सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एम्बिट को कवर करेगा, लेकिन बेसिक फोकस रहेगा इसमें, मेन फोकस रहेगा पेरिसेबल कमोडिटीज। इसके साथ में फिशरीज सेक्टर की कमोडिटीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज, डेयरी एंड पेरिसेबल एग्री कमोडिटीज, इन सारी कमोडिटीज को इफेक्टिव वे में टाइम बाउंड मैनर में
नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से, ट्राइबल एरिया से, हिली एरिया से देश के बाकी पार्ट में पहुंचाने के लिए। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इस स्कीम के लिए कोई बजट नहीं दिया है सरकार ने। नो बजट, नो सेपरेट बजट इज गिवन फॉर द स्कीम। दिस स्टेटमेंट इज राइट। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ड्रॉप कर दें कि इसके लिए प्रोविजन किया गया है इतना फंड, तो ये हमें पता होना चाहिए। नो फंडिंग इज गिवन फॉर द स्कीम। इसके साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कैसे? जो कार्गो एयरक्राफ्ट्स होंगे या P2C, पैसेंजर टू कार्गो, इसका मतलब क्या होता है? वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो अभी कार्गो कैरिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेज हैं वो जीरो कर दिए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये इसका मोडस ऑपरेंडी रहेगा इसको ऑपरेट करने का, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। इस स्कीम के अंदर ई कुशल एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के अंदर, जैसा कि पोर्टल के नाम से ही पता चल रहा है, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स, इस स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द वेरियस फैसिलिटीज एंड इंफॉर्मेशन गिवन अंडर द स्कीम। आई थिंक हमने इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। नाउ वी कवर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्लाइड्स। दिस विजन ऑफ इम्प्रूविंग वैल्यू रियलाइजेशन, इससे वैल्यू रियलाइज कैसे होगी? बेटर प्राइसेस होंगे और आपकी पेरिसेबल कमोडिटीज वेस्ट नहीं होंगी थ्रू बेटर इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्री हार्वेस्टिंग एंड द एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्री वैल्यू चेन सस्टेनेबिलिटी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कुशल। इसके बाद एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमें 29 स्टेट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। देयर कैन बी अ स्टेटमेंट वेयर इट कैन 29 स्टेट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स, it is only implemented in 29 states, and this is a कृषि उड़ान स्कीम 2.0। ये हर चीज के लिए है। all the agricultural produce is covered under the scheme, but primarily it will be focused on the perishable agri commodities from these areas। इसमें इंसेंटिवाइज करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कर रही है? टर्मिनल फीस, लैंडिंग फीस और नेविगेशनल लैंडिंग चार्जेज नहीं लेगा। ये P2C हमने डिस्कस कर लिया है कि ये P2C होता क्या है। ये कन्वर्जेंस स्कीम है 8 मिनिस्ट्रीज की। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनिस्ट्रीज का नाम आप पर्टिकुलरली याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये 2 प्राइम मिनिस्ट्रीज हैं इस स्कीम के लिए। ये 29 स्टेट्स, ये नाम दिए गए हैं 29 स्टेट्स के, लेकिन नाम हमें ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली टू कन्वे दैट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा मिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, एंश्योर सीमलेस, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्ट। टाइम बाउंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ द पेरिसेबल नेचर ऑफ द कमोडिटीज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सुइया डेजर्टी। ये एक डायनासोर की स्पीसीज है जो 70 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी। इसका स्मॉल साइज, दिस इज ए लाइक बर्ड लाइक स्मॉल हाउस कैट जो है उसके साइज की ये डायनासोर स्पीसीज है। दिस इज नॉक्टर्नल स्पीसीज, इंसेक्टिवोरस इन नेचर। इसके अभी कुछ एक फॉसिल्स मिले हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। हमें इसका नाम पता होना चाहिए। देयर कैन बी स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज दिस स्पीसीज। So some specific points are डेजर्टी is a small bird-like nocturnal dinosaur। ये रात को एक्टिव रहने वाला डायनासोर की स्पीसीज थी that lived 70 million years ago। इसके बाद pheasant sized, this is a type of bird
फिजेंट साइज इज ए टाइप ऑफ बर्ड जिसकी लॉन्ग लेग्स के लिए जो फेमस है, ये उससे मिलती जुलती स्पीसीज है। टू लेग्ड क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम? जो हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट पीरियड्स को एज पर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो जो क्रिटेशियस पीरियड था वो हमारा मेसोजोइक ईरा का, क्रिटेशियस मेसोजोइक ईरा का लास्ट पीरियड था। मेसोजोइक ईरा के बाद सीनोजोइक आया था जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड है। दैट लास्टेड बिटवीन अराउंड 160 मिलियन ईयर्स टू 70 और 60 मिलियन ईयर्स बैक। क्रिटेशियस पीरियड की एंडिंग पे यहाँ पे डायनासोर्स खत्म हो गए थे। इसके अलावा ये सीनोजोइक ईरा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्सरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में होलोसीन जो हमारा प्रेजेंट ये चल रहा था ईरा, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है। बेसिकली ये ईरा अगर याद रखना है आपने तो 160 मिलियन ईयर्स टू 70 मिलियन ईयर्स एगो दिस बर्ड existed on the earth. This is a type of nocturnal dinosaur. This is of size of small house cat. It has excellent night vision and superb hearing which enables it to hunt in total darkness. And the next topic is bioremediation. कुछ बेसिक पॉइंट हम कवर करते हैं इससे पहले। बायो मीन्स लिविंग। कहीं पे भी क्वेश्चंस में अगर बायो आता है उसका मतलब होता है लिविंग, एंड लिविंग हेयर मीन्स प्लांट्स प्लस एनिमल्स। और रेमिडिएशन का मतलब क्या है? टू रेमिडी ए कॉन्टेमिनेटेड साइट, टू रेमिडिफाई ए कॉन्टेमिनेटेड साइट। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी? It is a type of treating the contaminated site or the pollutants by using microbes. Animal hairs are the microbes like fungus, bacteria, fungi and the bacteria, and along with the plants. प्लांट्स के बायोरेमिडिएशन को हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, फाइटोरेमिडिएशन। दिस इज फाइटोरेमिडिएशन। हम बायोरेमिडिएशन की क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये जनरल टर्म के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि कंटेमिनेटेड कोई साइट एग्जिस्ट करती है अर्थ में, हमारे सरफेस के नीचे, जनरली बायोरेमिडिएशन में क्या किया जाता है कि जो नेचुरली यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनको यूज किया जाता है, या फिर माइक्रोब्स या ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स बाहर से सप्लाई किए जाते हैं टू द कंटेमिनेटेड साइट एंड दे कन्वर्ट देम by different mechanisms. One of the main mechanism is oxidation reduction, which we are going to discuss. This is showing about the organic pollutants, organic contaminants. Organic contaminants are converted into carbon dioxide when they are acted by the microbes in the presence of oxygen. But we will study different types of bioremediation techniques. Phytoremediation का कुछ एक बेसिक टर्म्स है इसमें जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये सारा टॉपिक है डिफरेंट टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इनको ड्रॉप कर देंगे वो, या तो हो सकता है कि पर्टिकुलर पूरी टेक्निक के ऊपर या आ जाए कौन सी इसमें से इन सीटू टेक्निक्स हैं, कौन सी एक्स सीटू टेक्निक्स हैं, या बायोरेमिडिएशन में मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। सो फाइटोरेमिडिएशन में क्या होता है? पोल्यूटेंट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। सम पोल्यूटेंट्स कैन बी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स को बायोरेमिडिएट करना बहुत टफ है। वाई टफ? बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेड, सो दीज कैन बी इमोबिलाइज्ड। These can be immobilized for a longer duration into the soil or in the plants, and they will not be released in the environment,
and so it can be partially successful. Bioremediation can be partially successful in treating heavy metals as the waste. अब यहाँ पे पोल्यूटेंट्स में क्या क्या तरीके से पोल्यूटेंट ट्रांसफॉर्म होते हैं. एक होता है फाइटोस्टेबिलाइजेशन. फाइटोस्टेबिलाइजेशन का मतलब होता है कि हैवी मेटल्स को प्लांट्स में इमोबिलाइज किया जाता है. फाइटोस्टेबिलाइजेशन का मतलब है इमोबिलाइजेशन ऑफ द हैवी मेटल्स बाय द प्लांट्स. इसको अगर ब्रेक करेंगे फाइटोस्टेबिलाइजेशन. ऐसे ही फाइटोस्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिग्रेडेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करना. फाइटो मतलब प्लांट असिस्टेड. फाइटो हेयर मीन्स प्लांट असिस्टेड. स्टिमुलेशन मीन्स टू स्टिमुलेट the degradation. How plant can stimulate the degradation? There are some microbes that might be living in the roots, and the plants can provide them the nutrient. By providing nutrients to the microbes, or by providing specific pH conditions, temperature, moisture conditions, plants can assist the microbes to degrade some of the pollutants, and this process is known as phytostimulation. Stimulation by the plants. Nothing is added from outside, only here plants assist the degradation. That's why it is known as phytostimulation. Rhizofiltration. Rhizomes are the roots, and filtration is taking pollutants from the environment into the roots. This process is known as rhizofiltration. इसके बाद pollutants मूव करते हैं स्टेम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, और यहाँ पे भी कुछ सारी प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं. फाइटो डिग्रेडेशन, जैसा कि नेम से पता चलता है, फाइटो मीन्स प्लांट, डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इनटू सिंपलर पोल्यूटेंट्स और लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स. एंड वन अदर प्रोसेस इज फाइटो वोलेटाइलाइजेशन. इसमें क्या होता है, वोलेटाइल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइटो वोलेटाइलाइजेशन. उसके बाद फाइटो एक्सट्रैक्शन. फाइटो एक्सट्रैक्शन इज ए सिंपल टर्म लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स बाय द प्लांट. दिस इज फाइटो एक्सट्रैक्शन. इससे रिलेटेड कुछ एक और इंफॉर्मेशन है, हम स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करते जाएंगे. Bioremediation factors and the conditions. There are few factors which becomes very important during bioremediation, in which one of the most important is the microorganisms. Microorganisms, whether they are aerobic, means whether they are dependent on the oxygen to survive, or they are anaerobic, and second, concentration of the microorganisms present on the site. Sometimes we have to supply the microorganisms from the outside. This process is known as bioaugmentation. Bioaugmentation. This we are going to study in the next slides. Second factor can be nutrients. Under the nutrients, carbon, nitrogen, oxygen, which provides the necessary nutrients to the microbes. If they are deficient in the soil, microbes cannot grow or cannot work properly, so they can be supplied for the better bioremediation. And the third factor is environmental biological processes of the microorganisms like catabolism, anabolism. Next is type of the soil. It also depends on the nature and the type of the soil, whether it is porous or silt containing. And then environmental factors such as oxygen content, pH, temperature, electron acceptor or donor. Why this is important? Because most of the degradation process is done by one chemical process which is known as reduction oxidation. During this process, there is one compound which accepts the electron, and there is other compound which provides the electron. So together they form the reduction oxidation process, and that's why oxygen is supplied. Why? Because oxygen is negatively charged. It can accept electrons. It acts as electron acceptor in the process. Electron acceptor, when there is someone who can accept electrons, it will further facilitate the redox reaction, and it will carry out the bioremediation in a much faster way. And other factor, soil moisture, because some of the microbes, they have narrow niche.
this is environmental conditions or the environmental factors which are very specific to the existence of any species. Here microbes can remain under limited conditions of temperature and pH. And next slide is bioremediation. Bioremediation की हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं. ये दो तरीके से हो सकता है. इन सीटू का मतलब है एट द साइट ऑफ द कंटेमिनेशन. एट द साइट ऑफ द कंटेमिनेशन, इसमें जहाँ पे आपके पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वहीं पे हम बायो माइक्रोब्स और प्लांट्स की मदद से उसको ट्रीट करते हैं. और एक्स सीटू में क्या होता है, कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ कंटेमिनेशन एंड वी ट्रीट इट ऑन द अदर साइट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन. इन सीटू बायोरेमिडिएशन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन. इंट्रिंसिक का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आप बाहर से ना तो माइक्रोब सप्लाई कर रहे हो कंटेमिनेंट्स को, ना ही न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे हो, ना ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो. कहने का मतलब ये उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट प्रोसेस है, इनहेरेंट रेट है जिस पे वो वहाँ पे डिग्रेड हो रहा है. आउटसाइड इंटरवेंशन इज नॉट देयर. दिस इज नेचुरल प्रोसेस. जो भी वहाँ पे माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट है, जो भी प्लांट्स नेचुरली प्रेजेंट है, फॉर इंस्टेंस इन द वेटलैंड्स, दिस इज इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन. ऐसे ही इंजीनियर्ड बायोरेमिडिएशन. इंजीनियर्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन होती है. एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन होती है. इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे कि ये टेक्निक्स क्या क्या हैं. बायोस्पार्जिंग, पहले की टर्म क्या है, स्पार्जिंग. स्पार्जिंग क्या होता है, फ्लशिंग ऑफ गैस. स्पार्जिंग का मतलब होता है फ्लशिंग ऑफ द गैस. यहाँ पे बायो है, बायो मीन्स माइक्रोब्स. इंस्टेड ऑफ गैस, here microbes are flushed to the site of the contamination and this process is known as biospurging. हमें ये टर्म्स को प्रिसाइजली याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में इनको कंफ्यूज करने के लिए रिप्लेस कर देंगे. तो इसलिए मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट डज दिस मीन. बायोस्पार्जिंग, बायोस्पार्जिंग का मतलब है, स्पार्जिंग मतलब फ्लशिंग ऑफ द गैस. हेयर gas is replaced with the microbes. Microbes are spurged or flushed into the site of the contamination, and because of that microbes now their concentration increased at the site of contamination and they can carry out the bioremediation in a much faster way. Bioventing and biospurging, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस करेंगे इसका, क्योंकि डिफरेंस में दोनों ही टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. बायोवेंटिंग कहाँ पे होता है? बायोवेंटिंग के लिए आप हमारे को पहले इसके लिए हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल के बारे में स्टडी करते हैं क्योंकि वहीं से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हमें. ये हमारा एक्वीफर है, ये सैचुरेटेड लेयर है एक्वीफर की, सैचुरेटेड विद वाटर, सैचुरेटेड वाटर लेयर. इसको हम एक्वीफर भी बोलते हैं. दिस इज सैचुरेटेड विद द वाटर. इसके ऊपर वाली जो लेयर है, इस लेयर में सैचुरेटेड, दिस इज नॉट सैचुरेटेड विद द वाटर. देयर आर कैपिलरीज एग्जिस्ट हियर. दीज आर द कैपिलरीज नॉट सैचुरेटेड विद द वाटर, नॉट सैचुरेटेड विद वाटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना. दिस एक्वीफर लेयर इज सैचुरेटेड विद द वाटर. यहाँ पे आपको बायोस्पर्जिंग करना पड़ेगा. इसमें होता क्या है बायोस्पर्जिंग के अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोब्स प्लस द गैस मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लश की जाती है इन द अंडरग्राउंड वाटर टेबल इन द एक्वीफर. सो दिस टेक्निक इज यूज्ड
for treatment of underground water which is saturated with the water. Because water is here, this layer is saturated with the water, we require to put some pressure so that the oxygen passes through this layer. Here the oxygen and the microbes are injected with the pressure. Microbes injected with the pressure. ये किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोस्पार्जिंग की. यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है अंडर प्रेशर. उसके साथ में दूसरा तरीका क्या है? इंजेक्ट करने के साथ में आप यहां से जैसे इंजेक्ट किया, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, और इस वाले एरिया से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस ऑक्सीजन को आप यहां पे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो वैक्यूम लगा के. तो ये बायोस्पार्जिंग और बायोस्लर्पिंग का एक तरीका हो गया. बायोस्लर्पिंग में होता क्या है, आप वैक्यूम लगाते हो टू मेक दिस प्रोसेस मच फास्टर so that oxygen and the nutrients can be transferred with the much ease and with the high speed. ये क्लियर हो गया. बायोवेंटिंग में होता क्या है? बायोवेंटिंग में हम यहाँ पे नॉन सैचुरेटेड जो लेयर है हमारी, वहां पे हम ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को भेजते हैं. की टर्म हेयर इज नॉन सैचुरेटेड. बायोवेंटिंग में है नॉन सैचुरेटेड लेयर में. यहाँ पे जैसे ऑयल स्पिल हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ऑयल प्रेजेंट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बायोवेंटिंग में यहाँ पे नॉन सैचुरेटेड लेयर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं. यही बेसिक डिफरेंस है. बायोस्पार्जिंग, स्पार्जिंग यहाँ से देख सकते हो, स्पार्जिंग मतलब सैचुरेटेड. एस याद रखना है. स्पार्जिंग में सैचुरेटेड लेयर में ऑक्सीजन जाएगी, एंड बिकॉज दिस इज फुल ऑफ वाटर वी रिक्वायर सम प्रेशर, इट इज इंजेक्टेड. And in the bioventing we don't require much pressure because this is not saturated and there are some open spaces inside this layer, and because of the open spaces oxygen and the nutrients can move more easily. Biostimulation, ये हमने पहले ही एक कवर किया है. बायोस्टिमुलेशन में होता क्या है, यहाँ पे आपको स्टिमुलस देना है. किस चीज का स्टिमुलस देना है? जो ऑलरेडी वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं. आप बाहर से बैक्टीरिया नहीं दे रहे हो, वहां पे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, लेकिन इनको आप न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे हो. न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, ऑक्सीजन. तो इसको बायोस्टिमुलेशन कहते हैं. बायो ऑगमेंटेशन, ये दोनों एक जैसी ही टेक्निक हैं. बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, आप माइक्रोब्स को सप्लाई करते हो. बायोस्टिमुलेशन में बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, you are providing nutrients to the bacteria, but in bio augmentation you are providing microbes, you are providing a culture of the microbes culture at the site of the contamination. So I think difference is fine. बायोस्टिमुलेशन में आप सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, स्टिमुलेट करोगे जो वहां पे माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. इसको अगर ब्रेक करके समझना चाहें, बायो एंड स्टिमुलेशन. बायो का स्टिमुलेशन, बायो मतलब माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का स्टिमुलेशन. हाउ स्टिमुलेशन विल बी डन? बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. एंड हेयर बायो ऑगमेंटेशन, बायो मीन्स माइक्रोब्स, ऑगमेंटेशन मीन्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द बायो माइक्रोब्स. नेचुरल एटीन्यूएटर, नेचुरल एटीन्यूएटर इज ए मिक्स ऑफ मैनी प्रोसेसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. नेचुरल का हमें पता है कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन, बट एटीन्यूएशन हेयर मीन्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स एट द साइट ऑफ कंटेमिनेशन बाय द नेचुरल प्रोसेस. सो दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी क्लियर. नेचुरल एटीन्यूएशन, decrease in the concentration of the pollutants by the natural means. And why it is included under the engineered approach? This is done naturally, this happens naturally, but the scientist monitors this process whether this is happening or not. That's why it has been included under the engineered bioremediation. I think this much information is clear. XC2 में फर्दर क्लासिफिकेशन है. हमारे जो वेस्ट है, कंटेमिनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम. सेलरी फेज, इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिक्स होते हैं, सेलरी फॉर्म में होता है. ये बायोरिएक्टर एक वेसल होता है. इस वेसल के अंदर आपके एंजाइम्स, माइक्रोब्स एंड द न्यूट्रिएंट्स विल बी देयर, एंड यू आर गोइंग टू पुट यूर polluted content in the bioreactor.
they will react, this microbes will react with the pollutants and they break down the pollutants in the bioreactor. Bioreactor means a vessel to carry out the bioreaction. So this becomes very clear, and the point here to remember is this is XC2 technique. And for what? For slurry type of waste. Here solid phase bioremediation. Here the pollutants are solid in nature and they will be treated by the following techniques. Biopiling. Biopiling में क्या होता है कि आप वेस्ट को जमीन पे पाइल कर देते हो और इसमें बैक्टीरिया, ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स ये सप्लाई करते हो. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज बायोपाइलिंग. लैंड फार्मिंग में क्या होता है, आप जो कंटेमिनेटेड लैंड है उसको रिमूव करते हो एंड यू स्प्रेड इट और अदर एरियाज एंड यू पुट सम बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स and you cultivate this land. You turn it periodically so that there will be proper aeration, proper nutrients, and the microbes will remediate it in a faster and higher rate. Composting जैसे हमने पढ़ा है कि compost formation, this is the process of compost formation. This is basically suitable for the organic pollutants. Organic pollutants के लिए suitable है. ये aerobic process है जिसके अंदर organic content को डिग्रेड होने के बाद एक ह्यूमस लाइक सब्सटेंस बनता है. दिस ह्यूमस लाइक सब्सटेंस इज नोन एज कंपोस्ट. ह्यूमस लाइक सब्सटेंस इज नोन एज कंपोस्ट. इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए सुटेबल है. नेक्स्ट की पॉइंट हियर इज बायोफिल्टर. जैसा कि नेम से पता चल रहा है, बायो प्लस फिल्टर. बायो हेयर मीन्स ए फिल्टर कंटेनिंग microbes, enzymes, particular pH plus nutrients for the enzymes, nutrients for the microbes. ये एक फिल्टर रहेगा. ये फिल्टर क्या करेगा, जब भी इसके टच के अंदर कोई भी पोल्यूटेंट्स आएंगे या कंटेमिनेटेड मटेरियल आएगा उसको ये डिग्रेड करना शुरू कर देगा. ये बायोफिल्टर अलग अलग बायोरिएक्टर में भी यूज किया जा सकता है एंड दैट कैन बी यूज्ड इन द वेटलैंड्स एंड इन अदर एरियाज, ताकि ये इसका इफेक्ट हम हार्नेस करके जो प्रोसेस है जो उसको स्पीड अप कर पाएँ, कंटेमिनेशन को कम कर पाएँ जल्दी से. इसके साथ में कुछ एक और इन्फॉर्मेशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड. बायो रेमिडिएशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स. ये अगर इसको डिफाइन करना है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो. वाई? बिकॉज नाउ द माइक्रोब्स कैपेसिटी, देयर इज ए फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोब्स एंड हाउ? By producing genetically modified microorganisms, and this can be done by recombinant DNA technology. What is this technology? We are going to discuss it in some other lecture. In this technology, DNA of a species is mixed with the DNA of some other species to transfer some of the desired qualities of the other species in one species, and because of those characters, this species starts behaving with the characters of the other species which are desirable. And this is one other process, biostimulation. As we already discussed it, this is adding of the nutrients only, and bio-augmentation, this is adding of the microbes or the enzymes. This already we covered. Heavy metal removal by the microorganism interaction. This is the weakest area of the bioremediation, because the heavy metals are not completely removed by the bioremediation, but there are some processes which should be known. One is biosorption. As the name states, bio means microorganisms, sorption means absorption. It has been formed by the combination of bio and absorption. Biosorption. It is the absorption of the heavy metals by the microbes. One other technique is bioleaching. Bioleaching, earlier it was used in the metallurgical industries to extract metals, trace metals from the soil by using the microbes. Now this process is used for the bioremediation. In this process, leaching is the transfer or leaching of the metals from the soil into the microbes. That's why it is known as bioleaching. Inorganic metal plus organic acid, this may be converted. Organic acid get converted into soluble metal organics.
बायोलीचिंग से इससे होता क्या है कि जो पहले मेटल इनसोल्यूबल थी एनवायरनमेंट में, इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड and it is converted into the soluble metal organics. This process is known as biotransformation. There are some other processes which are also known as biotransformation and other is bioaccumulation. Bioaccumulation का मतलब है, bio means microbe, accumulation means accumulation inside the microbes. Here the heavy metals get accumulated in the microbes. We have studied one phenomena in which bioaccumulation, we have seen mercury in the feces get accumulated with the increase of the trophic level. We will discuss it in some other slide. Biomineralization, इसका मतलब क्या है? Bio here other same meaning, microbes. Mineralization means it integrates heavy metals and transform these heavy metals in the form of minerals in their body. So mineralization means mineralization of the heavy metals inside the body of the microbes. हमने देखा है कि कोई भी टर्म हमें ना रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक टर्म को ब्रेक करके स्टडी करना है, सो दैट यू विल रिमेंबर द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म. जो सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस की है यही पॉइंट्स फॉर्म में है, हम ब्रीफली इसको देखते हैं. बायो रेमिडिएशन बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोएल्गे और द प्लांट्स, वेदर लिविंग और द डेड, आर यूज्ड टू डिग्रेड पोल्यूटेंट्स इनटू द लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स और टू मेक देम इमोबाइल. ये कुछ एक नॉर्मल पॉइंट हैं. और ये बायो रेमिडिएशन में अलग अलग टाइप हैं. आप न्यूट्रिएंट्स देते हो, अगर ऑक्सीजन देते हो, उसके आधार पे हमने स्टडी किया डिफरेंट टेक्निक्स को. ये सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, चीप एंड स्केलेबल टेक्निक है, सो इट कैन बी यूज्ड. ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या होती थी? हाई कॉस्ट एंड दे आर नॉट सुटेबल फ्रॉम द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. रिसर्च अभी किस चीज़ पे फोकस्ड है हमारा कि इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए. इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है बायो रेमिडिएशन की, इट टेक्स सम टाइम. सो रिसर्च इज फोकस्ड ऑन स्टिमुलेटिंग इट टू मेक इट फास्टर. हाउ? बाय प्रोवाइडिंग nutrients and microbes culture and enzymes, by maintaining suitable pH. All these things are done in the bioremediation to make it faster. Could be used to reduce the impact of the byproducts created from the anthropogenic activities. Bioremediation could prove less expensive and more sustainable than other remediation alternatives. This already we have discussed. ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए. Why? Because organic pollutants are very susceptible to biodegradation. माइक्रोब्स से वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होने की वजह से वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं. सोल्यूबल फॉर्म में होने की वजह से एक तो वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं, उसके अलावा उन पे फर्दर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस. इसीलिए ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जल्दी से रिमूव हो सकते हैं बायो रेमिडिएशन से, लेकिन हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए प्रॉब्लम आती है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है. बायो रेमिडिएशन प्रोसेस स्लो है, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है. इसके साथ में इसकी क्लासिफिकेशन है इन सीटू एंड एक्स सीटू टेक्निक्स. ये हमने एक स्लाइड के थ्रू कवर किया है सारी टेक्निक्स को, और उसमें सारे मीनिंग भी हमने वहाँ पे आपको बताए हैं. इन बोथ दीज अप्रोचेज एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. Biostimulation is also discussed. Composting is a type of biopile and windrow. ये हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, इसका मतलब क्या होता है विंडरोज का. ये कुछ एक टेक्निक्स हैं. लैंड फार्मिंग, ये हमने डिस्कस की है ऑलरेडी. बायो एट्यूनेशन, ये हमने डिस्कस किया. एट्यूनेशन मीन्स डिक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स. हाउ? विद द यूज ऑफ बायो मीन्स माइक्रोब्स. Bioattenuation. Bioventing we discussed. Biosparging we discussed. And remediation techniques include some of the remediation techniques. Which are the other techniques? One is the thermal desorption. जैसा कि नेम से पता चलता है, thermal, we apply heat in this technique. For what? Desorption means opposite of the absorption. When we apply heat, some of the volatile contaminants, they get out from the polluted area or the soil,
and they released into the environment. This technique is known as thermal desorption technique. This is for volatile components, volatile pollutants. Next is vitrification. Vitrification क्या होता है? When you convert any liquid so fast that it does not transform into ice, it get converted into not ice, but it get converted into amorphous glass-like substance. Amorphous glass-like substance. This is done with the help of liquid nitrogen. Liquid nitrogen. आई थिंक ये क्लियर हुआ है विट्रिफिकेशन क्या होता है. जब किसी लिक्विड को इतनी जल्दी से कूल करते हैं कि दैट इज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू द आइस बट इट गेट कन्वर्टेड इनटू ए अमोर्फस सब्सटेंस, ग्लास लाइक सब्सटेंस. दिस प्रोसेस इज नोन एज विट्रिफिकेशन. ये क्या होता है? जो कंटेमिनेंट्स डिग्रेड नहीं हो सकते हैं उनको इस तरीके से इमोबिलाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस ग्लास एंड देन इट इज रिमूव. हाउ इट इज डन? with the application of liquid nitrogen. This process is known as vitrification. Vitri here means glass. Fication means formation of the glass. How glass is formed? By liquid nitrogen. This is amorphous glass. Air stripping. Air stripping में होता क्या है? जो volatile components है उसके केस में यूज किया जाता है एयर स्ट्रिपिंग में. जैसे कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ से एयर डाल रहे हैं और ये जैसे जो सीवेज वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, ये वाटर इनटेक है, वाटर इन, ये वाटर आउट. यहां पे एयर इन, यहां से एयर आउट. यहां से कंटेमिनेटेड वाटर आएगा आपका, नीचे आएगा और ये एयर जाएगी ऊपर. जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो एयर के साथ मिक्स होके यहां से बाहर आ जाएंगे. इसको एयर स्ट्रिपिंग बोलते हैं. बायो लीचिंग, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. राइजोफिल्ट्रेशन इज आल्सो डिस्कस्ड. सोइल वॉशिंग इज द नॉर्मल टर्म एज द टर्म डिनोट्स. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनिंग. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज आल्सो सिमिलर टू द बायोरेमिडिएशन. वी ट्रीट with the microbes and other substances to remove harmful compounds. Bioventing, this is what we discussed. Increase the oxygen and the airflow. Bioventing में basic बात क्या है? Unsaturated zone में होता है ये. हमने पढ़ा है इसके बारे में. बायोवेंटिंग जो ऊपर वाला एरिया है, ये नीचे वाला जोन था हमारा एक्वीफर वाला, ये ऊपर वाला जोन था, इसमें अनसैचुरेटेड होता है. ये अनसैचुरेटेड मतलब है ये यहाँ पे पानी फुली तरीके से भरा नहीं होता है, ओपन स्पेसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम बायोवेंटिंग यूज करते हैं. ये एरोबिक प्रोसेस है. एरोबिक जैसे बायोवेंटिंग में ऑक्सीजन आ रही है तो इसका मतलब एरोबिक है. ये एरोबिक होने की वजह से ही इसको जो वहाँ पे माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं पोल्यूटेंट्स का. ऑक्सीजन जब हम भेजते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक स्लाइड में, ऑक्सीजन एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, समवन सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस प्रोसेस होल एक्सेप्टेंस एंड रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज known as redox reaction. By this reaction, microbes degrade pollutants. What kind of pollutants? Like petroleum, polyaromatic hydrocarbons, and phenols and other reduced pollutants. ये हमने डिस्कस कर चुके हैं. बायो ऑगमेंटेशन. बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है? बायो ऑगमेंटेशन का मतलब होता है आप इसके अंदर, बायो मीन्स माइक्रोब, ऑगमेंटेशन मतलब उनकी कंसंट्रेशन को एनहांस कर रहे हो. ऑक्सीजन एडिशन की कुछ एक टेक्निक्स हैं जिसके बारे में बताया गया है. वो टेक्निक्स हैं एडिशन ऑफ द प्योर ऑक्सीजन. या तो आप प्योर ऑक्सीजन उसके अंदर डाल सकते हो कंटेमिनेटेड साइट के अंदर, या पेरोक्साइड्स. दिस आल्सो रिलीजेज ऑक्सीजन व्हेन दे गो इनटू द साइट, कंटेमिनेटेड साइट. एंड एयर स्पार्जिंग, this term we already discussed. Sparging is the flushing of the air in the culture. Biostimulation, this also we discussed. This is done for the carcinogenic compounds like trichloroethylene. This is one of the example of the biostimulation which we have seen at the site of Snake River.
where we put some powder, whey powder. This powder did supply nutrients to the bacteria present there, and they increase the speed of the degradation process. Speed is enhanced because of the whey powder. It provided necessary nutrients to the bacteria. This is used to break down trichloroethylene, which is a carcinogenic compound. This is one example of the biostimulation, and the process we already discussed this. Bioattenuation, we have covered this also. No anthropogenic activity is done in the bioattenuation. Biosparging, this also we covered. Biopiles, windrow, this is the new term. इसमें ये एक्सिटू टेक्निक है. इसमें सबसे मेन बात है सोइल इज पीरियोडिकली टर्न्ड इन ऑर्डर टू एनहांस एरेशन. विंड्रो, ये जो लैंड फार्मिंग जैसी टेक्निक है. लैंड फार्मिंग टेक्निक में हमने बताया था कि लैंड को रिमूव किया जाता है कंटेमिनेटेड साइट से. वहाँ पे लैंड को रिमूव करने के बाद इसको पीरियोडिकली टर्न किया जाता है सो दैट एयर इज वेल पेनिट्रेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल. This technique is known as windrow. This is ex-situ technique of bioremediation. Land farming, we already discussed this. In this, soil is cyclically rotated. Why? Because of the supply of the oxygen can be ensured. And the next topic is Sampan. This is system for accounting and management of the pension. ये इसकी full form है, System for Accounting and Management of the Pension. This is an initiative of the Department of Telecommunications. This is very important. Department of Telecommunication, MITI. ये ध्यान में रखना है. This is an initiative of the Department of Telecommunication, Sampan. System for Accounting and management of pension. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीवर बर्ड. जैसा नेम से पता चल रहा है वीवर, इट व्यूज समथिंग. व्हाट इट व्यूज इट्स नेस्ट. सो दिस इज ए वेराइटी ऑफ नेस्ट बिल्डिंग बर्ड. वीवर बर्ड ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी इसके बारे में काफ़ी न्यूज आई थी कि इनका नंबर्स काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से IUCN ने इसकी कैटेगरी को वल्नरेबल से चेंज करके अभी प्रेजेंटली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है. अभी इसकी प्रेजेंटली कैटेगरी है एंडेंजर्ड कैटेगरी. इस बर्ड का स्प्रेड है फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सिया टू नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वहाँ तक इस बर्ड का स्प्रेड है, लेकिन इसका नंबर काफ़ी कम हो गया. दैट्स वाई इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ए स्पीसीज ऑफ वीवर बर्ड. दिस बिलोंग्स टू द ओल्ड वर्ल्ड एंड दिस इज नेस्ट बिल्डिंग टेक्निक, फेमस फॉर नेस्ट बिल्डिंग टेक्निक. ये अपने नेस्ट बनाती है ग्रासेस यूज करके और प्लांट फाइबर्स यूज करके. इनके नेस्ट को रूफ्ड नेस्ट भी कहते हैं, वोवन चैम्बर्स भी कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है. दिस इज नेस्ट ऑफ द वीवर बर्ड. ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? प्लोसीडी फैमिली से बिलोंग करती है. देयर आर 57 स्पीसीज ऑफ द जीनस प्लोसियस. इसकी 57 स्पीसीज हैं एंड दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड अंडर द ग्रुप नेम्स सच एज मास्क्ड वीवर्स एंड द गोल्डन वीवर्स. अगर क्वेश्चन कोई भी आए मास्क्ड एंड द गोल्डन वीवर्स, तो आपने उसकी कैटेगरी याद रखनी है एंडेंजर्ड. ये स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड है, हॉट एंड ड्राई कंट्रीज में मिलती है, जैसा कि अभी हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पढ़ा. ये इसकी कुछ अलग से स्पीसीज हैं, विलेज वीवर एंड बया वीवर. ये हम ऑलरेडी जानते हैं इंडिया में भी पाई जाती है एंड abundantly present from Pakistan to Sumatra. We already discussed this. Next topic is युक्तिधरा पोर्टल. ये हमारा एक जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है. युक्तिधरा
धरा मीन्स अर्थ। जियो स्पेशियल का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ, स्पेशियल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्पेस। जियो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ। ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी से पता चलता है ये अर्थ से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके साथ मर्ज की गई है। जो नेचुरल इंफॉर्मेशन है उसके साथ में आपने गैदर्ड इंफॉर्मेशन को मिक्स किया है, सो दैट यू कैन प्रोवाइड ए मोर मीनिंगफुल कंटेंट विच कैन बी एनालाइज्ड एंड विच कैन बी यूज्ड। ये जिस सिस्टम में स्टोर होती है उसको हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। युक्तिधरा पोर्टल इसी तरीके का एक जीआईएस है। ये किस काम में आता है? ये आता है विलेज डेवलपमेंट में, विलेज प्लानिंग में। जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। एक दूसरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, वो ये है कि युक्तिधरा पोर्टल जो हमारा भुवन पोर्टल था, भुवन पोर्टल हमारा इसरो ने लॉन्च किया था। भुवन एक वेब पोर्टल है, जैसे गूगल अर्थ आपने देखा है, ये भुवन पोर्टल गूगल अर्थ का हमारा इंडियन वर्जन है। इसमें क्या होता है, आप कोई भी मैप देख सकते हो इंडिया में किसी भी एरिया का। उसके साथ में इसमें क्या किया गया है युक्तिधरा पोर्टल में, आप उसको जियो टैग कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को जो क्रिएट किए गए हैं अंडर वेरियस स्कीम्स, एंड दिस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द विलेज पंचायत एज वेल एज द प्लानिंग डिपार्टमेंट, so that schemes can be implemented in a better way. So it is done by ISRO and Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development. भुवन किसने बनाया था? भुवन बनाया था इसरो ने। ये गूगल अर्थ का एक वर्जन है। इसके ही बेसिक प्लेटफॉर्म को यूज करके इसरो ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जीआईएस बनाया है। उसका नाम रखा गया युक्तिधरा पोर्टल। इस पोर्टल में क्या होता है, जो डिफरेंट एसेट्स हैं डिफरेंट स्कीम्स में, उनको जियो टैग किया जाता है। जियो टैग का मतलब होता है कि ये एसेट इस जगह पे प्रेजेंट है, अर्थ के इस जगह पे ये एसेट प्रेजेंट है। फॉर इंस्टांस अंडर एमजी नरेगा अगर कोई सड़क बनी है तो, या कोई कैनाल बनी है, तो उस कैनाल की लोकेशन को टैग करके हम बता सकते हैं कि एमजी नरेगा के अंडर में ये बनी है, इन विच ईयर, वो भी हम टैग कर सकते हैं, सो दैट वेरियस अदर डेवलपमेंट्स ऑफ द सेम स्कीम कैन बी ट्रैक्ड और ट्रेस्ड, एंड इट कैन बी बेटर अदर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, they can be better utilized. How? Because of providing the compensation in case of loss. This is a Ministry of Rural Development and ISRO joint project. ये क्या है? जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है। ये हमने सारी इसमें डिस्कस किया है। ये अभी न्यूज में इसीलिए था कि एमजी नरेगा एसेट्स को इसमें जियो टैग करना है, ये बात कही गई है। ये भुवन के अंडर में एक फर्दर प्रोजेक्ट है। भुवन इसरो ने बनाया था, उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलके G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस के लिए, रूरल प्लानिंग के लिए इसका यूज स्टार्ट कर दिया है इन वेरियस स्कीम्स। भुवन के बारे में बताया गया है, जियो स्पेशल डिफैक्टो जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है ये हमारा, वेरियस डेवलपमेंटल प्लानिंग में इसका यूज किया जाता है। इट सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स। हमने बताया कैसे रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स सर्व करता है ये। इसमें जियो टैग किया जाता है डिफरेंट एसेट्स को कि वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि एमजी नरेगा के अंडर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है भुवन के बारे में, वेब पोर्टल है वो। एक माई ऐप इंडिया मैप्स भी बनाया गया है भुवन पोर्टल में ही। ये किस लिए बनाया गया है कि सो दैट एप्लीकेंट्स कैन यूज इंडियन मैप इंस्टेड ऑफ फॉरेन मैप एप्स, यूजर्स कैन better protect their privacy, and this is done under Atmanirbhar Bharat to promote self-reliance. These are few questions from the today's lecture. As we saw these questions in the beginning of the lecture, now we are going to answer all these questions. Green Voyage 2050 project. This is straight away International Maritime Organization.
for greenhouse gas strategy in the shipping sector. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर शाह कमेटी, ये डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमें याद रखने की बात है. नो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस दिस इन डिटेल एंड द राइट आंसर इज ड्राफ्टिंग ए न्यू वाटर पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज युक्तिधरा पोर्टल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज ए जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल under the Bhuvan. The statement is right. It has been launched by Ministry of Science and Technology in collaboration with the ISRO. Here they have changed the Ministry of Rural Development with the Ministry of Science and Technology, which is wrong. यूपीएससी हमेशा ही वर्ड प्ले करता है आपके साथ में. जब भी कोई स्कीम होती है उसमें हमें उसकी नोडल मिनिस्ट्री को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होते हुए हमारी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे हमें उसमें. इट सर्व्स एज ए रिपोजिटरी ऑफ जियोटैग्स क्रिएटेड अंडर वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट एंड स्टेटमेंट 1 and 3 both are right. Now before marking the answer, let us read the main key command. Which of the above are correct? So the right answer would be 1 and 3, option C. With reference to the weaver bird, read the following statement. Finns weaver bird is listed as vulnerable. ये weaver bird की एक species है. हमें मेन कैटेगरी याद रखना है. weaver bird जो नेस्ट बिल्डिंग के लिए जानी जाती है उसी की एक स्पीसीज है ये. दिस इज लिस्टेड एज vulnerable in the IUCN, not vulnerable. That's why it is now important. It is now given endangered category status. So the first statement is wrong. The bird is primarily found in Terai grassland in Uttarakhand and western UP, apart from a few pockets in the Assam. Not right. We have discussed this. This is found from Pakistan to Philippines, Sumatra. So this statement is also wrong. And before marking the answer, let us read the key command of the question. Which of the statements are incorrect? हर बार देखेंगे जब भी हम पेपर दे के आते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं हमारे जो हमें पूरे तरीके से आते थे लेकिन हमने की कमांड अच्छे से नहीं पढ़ा और उसकी वजह से हमें जहां 2 मार्क्स पॉजिटिव में अवार्ड होने थे 2.67 हमारा नेगेटिव में अवार्ड हो गया हमें. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन टिल द एंड and especially focus on the key command, whether it is telling you correct or the incorrect. And here key command is incorrect. So both A and B, 1 and 2 are the right options from this command. Sampan, statement A is the right answer. This already we discussed. This is an online pension processing and payment system from डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. बायोरेमिडिएशन में कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी? इट इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन हैजर्डस सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली ट्रू. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज फॉर. बायोवेंटिंग, बायोलीचिंग, बायोस्पार्जिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ex-situ bioremediation. We have discussed ex-situ. There were 4 techniques and none of these techniques are for the ex-situ. These all are for the in-situ technique. In the bioventing, we provide oxygen to the non-saturated layer, biosparging to the saturated layer, bioleaching, we discussed about the heavy metals. Which of the above statement are incorrect? The key command here are incorrect. We have seen the second statement is not correct. The right answer would be 2 only. Suvia deserti, this is a new species. This is wrong because we have studied this is not about the new species found in the Rajasthan. This is a nocturnal dinosaur. Yes, this is right. And further, that lived centimillion years ago. This is also right. Next question is, which of the following statements are correct about the Krishi Udan?
It is related to the international and national routes to assist farmers in transporting agricultural products. This statement is right because this is the main of the statement. E-Kusal, this we have studied. Krishi Udan, sustainable and holistic logistics would also be developed to facilitate information dissemination to all the stakeholders. This statement is also right. And now, before going to the options, correct. Here, both statements are right, and the right answer would be both 1 and the 2. थैंक यू फ्रेंड्स. आज का लेक्चर कुछ थोड़ा लंबा हो गया, बट इन्फॉर्मेशन बायो रेमिडिएशन की मुझे लगा था कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करनी चाहिए. दिस टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर बिकॉज देर आर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स फॉर बायो रेमिडिएशन नाउ ए डेज. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर आपका आज की क्लास में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं.